नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी लेखपाल 2020 में ग्रामीण परिवेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पंचायती राज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति का अध्ययन कर चुके थे और हम लोग PK थुंगन समिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने PK थुंगन समिति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। आगे का देखते हैं दोस्तों। PK थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1889 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। कल हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने पर किसने जोर दिया? PK थुंगन समिति ने या LM सिंघवी समिति ने? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता एवं निरर्हताएँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किया गया। अब 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषय का उल्लेख किया गया, जिन पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। उनमें क्या था? पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति भी दी गई थी। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों को वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। अब क्या हुआ कि वित्तीय आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। इसमें महिलाओं और SC ST जो हैं उनके आरक्षण के लिए। इस अधिनियम का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। इस प्रकार भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण, प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 343 जोड़ा गया, जिसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कल हमने डिस्कस कर लिया था कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 343O यही 16 अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय रखे गए थे। अब दोस्तों, जो इसको संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया 343 से 343O तक, तो इसमें जो ये 16 विषय जोड़े गए, तो हम एक एक करके 16 विषय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 343 में परिभाषा है। 343 में क्या है? ग्राम सभा के बारे में डिस्कस किया गया है। ग्राम सभा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है। ग्राम सभा क्या होता है? राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है। यह समूह ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत का चुनाव यह समूह कराता है, इसी के द्वारा होता है। अगला है अनुच्छेद 343B। 343A हो गया। 343B में पंचायतों का गठन है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होंगे और ब्लॉक स्तर पर जो मध्यवर्ती हैं इन्हें ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। वही बात इसमें कही गई है। अनुच्छेद 343C में पंचायतों की संरचना के बारे में कहा गया है। इसके अंतर्गत राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। अगला देखते हैं 343D। 343D में
343D में सीटों का आरक्षण किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किए गए हैं। साथ ही 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाना आवश्यक है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाना आवश्यक है। महिलाओं के इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। इस आरक्षण को 50% तक किया जा सकता है। अगला देखते हैं 343D हो गया। अब 343E। 343E में पंचायतों का कार्यकाल के बारे में डिस्कस किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने साल तक रहेगा। प्रत्येक पंचायत यदि अवधि से विघटित नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। पंचायतों का चुनाव होने के बाद 5 वर्ष तक बनी रहेगी अगर सरकार विघटित नहीं होती है तो, परंतु अवधि से पहले विघटित होने पर 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक होगा। जिस तारीख को सरकार विघटित हो गई, जिस तारीख को वहाँ की पंचायत वाली सरकार विघटित हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। अब 343F में क्या कहा गया है? सदस्यता से अयोग्यता है। यदि वह व्यक्ति संबंधित राज्य से विधानमंडल के निर्वाचन की विधि के अधीन योग्य नहीं है तो वह अयोग्य किया जा सकता है। निर्वाचन विधि के अगर अधीन योग्य नहीं है तो उसको अयोग्य सिद्ध किया जा सकता है। जो भी पंचायत का चुनाव लड़ता है उससे संबंधित बात कही गई है। यदि उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से कम है लेकिन 21 वर्ष से अधिक है तो वह पंचायतों का चुनाव लड़ने के योग्य मान लिया जाएगा। 25 वर्ष से कम, 21 वर्ष से अधिक हो तो चुनाव लड़ने के योग्य वह मान लिया जाता है। कि इसमें 343F में ये बात कही गई है। अब 343G में क्या कहा गया है? जी में कहा गया है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343H में पंचायतों की करारोपण शक्ति है। इसमें कर पंचायतें जो हैं वो कहाँ कहाँ से कर ले सकती हैं, तो इससे संबंधित 343H में बात कही गई है। 343I में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन की बात कही गई है। 343J में पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण किया गया है। पंचायतों का लेखा जोखा से संबंधित बात 343J में कही गई है। अब 343K में कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव कैसे कराया जाएगा, इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या बातें कही गई हैं, वो 343K में अंकित है। 343L में संघीय क्षेत्र पर लागू होना। चुनाव के द्वारा जो चुनाव के समय संघीय क्षेत्र पर लागू होने की बात कही गई है। अनुच्छेद 343M में कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। कतिपय मामले मतलब जो विशिष्ट मामले हैं उनमें ये लागू ना होने की बात कही गई है। 343N में पहले से विद्यमान कानूनों पंचायतों को जारी रहना। जो पहले से कानून चल रहे हैं उनको पंचायत में जारी रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए। अब अगला लास्ट आता है 343O। 343O में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात कही गई है। जो चुनाव के मामले होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा LM सिंघवी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 343 से 343O के अंतर्गत जोड़ा गया है पंचायतों को भाग 9 में, उससे संबंधित हमने पढ़ा। अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं। अब दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान का जो अपना उत्तर प्रदेश है उसमें संयुक्त प्रांतीय पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना की गई। कब से की गई? तो 15 अगस्त 1947 से की गई। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन के बाद लागू किया गया। इसमें व्यवस्था तो कर दी गई थी लेकिन 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 24 अप्रैल को, तो इसको लागू तब से किया गया। अगला देखते हैं। और क्या हुआ दोस्तों कि संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 लागू किया गया, जिसके तहत संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अब त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायतें और जिला स्तर पर जिला पंचायतें, तो ये लागू कर दी गई 1961 में संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों ग्राम निकाय प्रणाली में ग्रामीण निकाय प्रणाली के निम्न 3 स्तर हैं। 3 स्तर देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ग्रामीण निकाय प्रणाली के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत यह त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत जो होता है सबसे निचले स्तर पर होता है। सबसे पहले क्या होगा? जिला पंचायत होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक पंचायत होगा, फिर सबसे नीचे आएगा गांव, सबसे नीचे आएगा गांव, तो सबसे नीचे होगा ग्राम पंचायत होगा। सबसे निचले स्तर पर यह होता है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा है? यह त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर होती है। इसका अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अगला है पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत में जो पंचायत सदस्य होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण होता है गांव की संख्या के आधार पर। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठक होती हैं। ग्राम सभा में क्या एक चीज़ निश्चित होती है कि वर्ष में 2 बार आम बैठक होनी है। अगला दोस्तों देखते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन की पूर्व सूचना पर कम से कम 1/3 सदस्य युक्त ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर ग्राम प्रधान को हटाना हो तो 15 दिन पहले सूचना दी जाए ग्रामवासियों को, और सूचना पर 1/3 सदस्य ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित हों। जो ग्राम सभा की बैठक के लिए 15 दिन पहले सूचना दी जाए, उसके बाद जब 15 दिन के बाद जो सदस्य ग्राम सभा की बैठक में आएंगे वो 1/3 सदस्य होने चाहिए। पूरी संख्या के 1/3 सदस्य होने चाहिए। और जो मतदान होगा उसमें कुल मतदान का 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला है दोस्तों क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत में क्या क्या बातें कही गई हैं? ये जो है मध्य का क्षेत्र होता है, जिसको ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। इसका प्रमुख कौन होता है? ब्लॉक होता है। तो यह मध्य स्तर एवं द्वितीय स्तर पर होता है। इसका प्रधान प्रमुख होता है, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसको बीडीसी कहते हैं। बीडीसी या क्षेत्र पंचायत जो होते हैं उनके द्वारा यह चुनाव किया जाता है। यह जो है आम जनता के द्वारा नहीं होता है चुनाव। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है ये सबसे प्रथम स्तर पर है। सबसे प्रथम स्तर पर जिला पंचायत होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद गांव होते हैं। तो ये प्रथम स्तर की पंचायत होती है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या कहा गया है, आइए हम लोग देखते हैं। पंचायती व्यवस्था के शीर्ष पर होती है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसका सचिव जिले का प्रमुख विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। यह पंचायत अपने सदस्यों के साथ 6 प्रकार की समितियां बनाती है। तो दोस्तों ये था पंचायती राज। तो दोस्तों आज यहीं तक। इससे संबंधित जो भी चीज़ें बची हैं हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने पर किसने जोर दिया? पी.के. थुंगन समिति ने या फिर एल.एम. सिंघवी समिति ने? आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है।
प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।